मैं अब आमंत्रित करूंगा इंजीनियर करुणेश कुमार सिंह, सीनियर डिजाइन इंजीनियर, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, डीपीआर रिव्यू एंड कमेंसमेंट ऑफ वर्क पर। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्लानिंग में अगर हम ज़्यादा टाइम देते हैं और प्लानिंग सही होती है तो एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है और सही से होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि डीपीआर। मैं आमंत्रित करूंगा इंजीनियर करुणेश कुमार जी। हम लोगों ने बीच में कोई ब्रेक नहीं रखा है क्योंकि बहुत सारे सेशन कवर करने थे और एक ही दिन का टाइम है, इसलिए बीच में ब्रेक नहीं रखे। अगर आप लोगों को बीच में 2-4 मिनट के लिए बाहर जाना हो तो जाके आ सकते हैं उसको, लेकिन एक साथ हम लोग कभी ब्रेक नहीं रखे हैं इसको। एक ही बार अब हम लोग लंच के लिए ही ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। मंच पर विराजमान माननीय एससी सर और सचिव महोदय और बाकी जो भी वक्तागण हैं और सामने जो नवनियुक्त कनीय अभियंता लोग हैं, इन सब लोगों के जो आज आयोजन ग्रामीण कार्य विभाग ने किया है वो बहुत आगे आप लोगों के लिए फलदायी होगा। और मेरा यह सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपने पहले कार्यकाल में सबसे बिहार के रिमोट एरिया घाट कुसुम्बा में, जो कि आपका शेखपुरा से बरैया के बीच में पड़ता है, पहले पुल का जो उन्होंने शिलान्यास किया था, उस पुल में मुझे काम करने का मौका मिला। और संयोगवश क्या, इसके पहले जो भी पुल हम लोग बनाते थे किसी का कब कार्य समाप्ति की तिथि है वो निर्धारित नहीं होती। वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पहला पुल का शिलान्यास 2005 के दिसंबर के आसपास हुआ था, जिसमें कब उसका उद्घाटन होना है उसको उन्होंने पूर्व में ही निर्धारित कर दिया। इंजीनियरिंग विंग के मोस्ट इफेक्टिव आप ही हैं। आपका स्तंभ यदि मजबूत रहेगा तो आगे का जो भी काम होगा सब अच्छे ढंग से हो पाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि, और ख़ासकर पुल के बारे में, पुल का ऐसे डिजाइन लाइफ 100 साल का होता है। और जैसे बियरिंग या उसका एक्सपेंशन ज्वाइंट, बियरिंग पोटे सब आइटम छोड़कर 100 साल का ब्रिज बना रहे हैं। और यदि आप इसको तन्मयता से बना सकें, हर आइटम को आप समझ रहे हैं, उसके डिजाइन से ज़्यादा आपको मतलब नहीं है, लेकिन ड्राइंग और उसके क्वालिटी और कैसे हम काम करा रहे हैं, ये सब को यदि बारीकी से समझ सकें, आप में वो यदि पैशन हो तो आप बहुत बेहतर कृति इस दुनिया को दे सकते हैं और आपको आगे संतुष्टि भी होगी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब भी आप पुल बनाएंगे पैसा सरकार का लग रहा है, लेकिन लगेगा कि नहीं मैंने बनवाया है। कभी भी आप 20 साल 30 साल बाद होकर गुजरिएगा तो लगेगा कि नहीं मेरा बना हुआ है पुल है। तो मुझे जो दिया गया है एक डीपीआर के बारे में बताने के लिए, पहले डीपीआर किसी भी परियोजना का वो क्या कहिएगा बाइबल है। वो यदि सही ढंग से तैयार हुआ है, उस डीपीआर को आप सही ढंग से समझ रहे हैं तो आगे अच्छा दिया गया, तो आगे आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से साइट पर उसको मूर्त रूप दे सकते हैं। तो आज आपका विषय केवल पुल प्रोजेक्ट के बारे में, पुल के डीपीआर को हम कैसे देखेंगे। मेनली तो तैयार करते हैं आजकल आउटसोर्सिंग से कंसल्टेंट लोग, लेकिन वो भी सही ढंग से आपको तैयार करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये सब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पुल के बारे में हमारे पहले संजय सर ने आपको डिटेल बता दिया कि पुल कितने तरह के होते हैं, किस टाइप के फाउंडेशन के आधार पर, उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल के आधार पर। लेकिन मेनली ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जो भी है, एक सैलो फाउंडेशन में आप ओपन फाउंडेशन बना रहे हैं या डीप फाउंडेशन में वेल या पाइप बनाते हैं, तो उसी चीज़ से रिलेटेड मैं आपको कोई जानकारी दूंगा। बाकी सर ने बताया ही है कि कलवर्ट और ब्रिज में क्या डिफरेंस है। ब्रिज भी जो 60 मीटर से ऊपर है उसको मेजर ब्रिज कहेंगे,
7 मीटर से नीचे जो है वो माइनर ब्रिज कहलाएगा। तो सबसे पहले डीपीआर के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट हैं, क्या क्या उसके भाग हैं, ये समझना सबसे जरूरी है। पहला तो आपका मेन पेज रहता है, फर्स्ट पेज, जिस पर आपका पूरा डिस्क्रिप्शन ब्रिज से रिलेटेड क्या अमाउंट है वो रहेगा। उसके बाद में आपका रिपोर्ट रहेगा। रिपोर्ट के बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट रहेगा। हम बाद में डिटेल हर चीज़ को बताएंगे। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट रहेगा, जनरल सामान्य सात जिसको बोलते हैं। वो ही ऐसा इम्पोर्टेंट पेज है जिस पर कोई आप परियोजना के लिए आप प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसी पर टेक्निकल अप्रूवल सक्षम पदाधिकारी देकर के विभाग को भेजते हैं। या यदि वो टेक्निकल अप्रूवल हो कराया है, काम करने से पूर्व, बीओक्यू बनाने से पूर्व उसका टेक्निकल सैंक्शन देना है, तो वहीं जनरल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट वाले पेज पर ही दिया जाता है। उसके बाद तब बीओक्यू का पार्ट आता है। बीओक्यू के पार्ट में जो भी आपका आइटम है, पार्टिकुलर नेम ऑफ जो वर्क है वो आपका रेट रहेगा और अमाउंट क्वांटिटी रहेगी, अमाउंट रहेगा। साथ साथ यूनिट भी रहेगा कि वो क्वांटिटी का क्या यूनिट है, वो हो गया। उसके बाद तब आपका एस्टीमेट ऑफ क्वांटिटी है कि हम बेसिक सर शुरू के बारे में बता दे रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेट ऑफ क्वांटिटी आएगी। एस्टीमेट ऑफ क्वांटिटी के बाद आपका एनालिसिस पोर्शन आएगा, रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस के बाद में आपका और जो भी हाइड्रोलिक डिटेल्स रहेंगे, सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रहेगा, उसके बाद डिजाइन ड्राइंग रहेगा। ये सब मिल करके कंपाइल होकर के आपका डीपीआर कहलाता है। तो पहले मैं आ रहा हूँ मुख्य ब्रिज पर। मेन पेज में सबसे ऊपर विभाग का नाम रहेगा, आपका ग्रामीण कार्य विभाग जो भी है, प्रमंडल का नाम रहेगा आपका, है ना। कंसल्टेंट लोग सब गलती कर दिया जाते हैं। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, उसके अगला वाला रहेगा, और लेंथ ऑफ ब्रिज रहेगा। लेंथ ऑफ ब्रिज में मैक्सिमम आपके कंसल्टेंट गलती किए रहते हैं। यदि 4 गुना 2175 का ब्रिज है तो सीधे मल्टीप्लाई करके आपको दे देंगे 4 गुना 2175। जबकि वो 2175 या 1975 या 1875 जो भी है वो आपका बियरिंग टू बियरिंग डिस्टेंस है, जिसको स्पान लेंथ बोलते हैं। वो स्पान लेंथ है, लेकिन आपको लेंथ ऑफ ब्रिज में जैसा संजय सर ने बताया कि डर्ट वाल टू डर्ट वाल वो जो डिस्टेंस होता है, इनर डिस्टेंस, वही लेंथ ऑफ ब्रिज रहेगा। और उसके नीचे आपकी प्राकलित राशि रहेगी और साथ साथ कंसल्टेंट का नाम भी रहेगा। और दूसरी बात कि डीपीआर के हर पेज पर आपके कंसल्टेंट का मोहर और साइन होना चाहिए, आप यहाँ जो जमा कर रहा है। दूसरा आ जाती है, अब इसके बाद वाला पेज आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट जनरली देखा जाता है कि जो कंसल्टेंट ने लिखा हुआ है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से लेकर एक रटाया चीज है वो केवल छाप देता है। आपके डिवीजन के लेवल से भी एक रिपोर्ट जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में विवरणी दिया हुआ रहे, है ना, इसकी क्या उपयोगिता है, इससे बनने से क्या लोगों को लाभ मिल रहा है, आसपास के लोगों को, साथ ही साथ किस विभागीय आदेश के तहत ये हम तैयार कर रहे हैं, और जो इसका रेट की गणना इसमें की गई है वो किस एसओआर से की गई है, और इफेक्टिव कब से है, वो रेट इफेक्टिव कब से है, वो सब मेंशन आपके रिपोर्ट में होनी चाहिए। और उसमें आपके तीनों आदमी, आपके प्रमंडल के जो कार्यपालक अभियंता हैं, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता, तीनों आदमी का उस पर साइन रहेगा। अब अगला साल पेज आ जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पेज है, जिस पर PAFPS दिया जाता है, जनरल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। जनरल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में आपका ब्रिज का जो कंपोनेंट है उस सब कंपोनेंट का अमाउंट दिया रहेगा।
जैसे फाउंडेशन हुआ, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, अप्रोच रोड, प्रोटेक्शन भी करना है, खासकर एबटमेंट का प्रोटेक्शन तो जरूरी है। रोड सेफ्टी वर्क, आजकल सेफ्टी का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए रोड सेफ्टी आइटम भी उसमें इंक्लूडेड रहना चाहिए। उसके बाद यूटिलिटी सिस्टम, यदि कोई आपके अलाइनमेंट पर आपका तो कंसल्टेंट डीपीआर बनाकर चला है, अब देख रहा है कि भैया अब काम शुरू करने गए तो वहाँ पर बिजली का पोल खड़ा है, उस पोल को शिफ्ट करना है, या पहले से कोई पुराना लकड़ी का या स्क्रू पाइप ब्रिज बना हुआ है। तो यही का सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब कंसल्टेंट जा रहा हो डीपीआर बनाने के लिए साइट पर, तो आप खुद अपने से जाएं, और जो आइटम है, यदि बिजली का पोल है तो उसका भी एस्टिमेशन करा करके उसमें एस्टिमेट में डीपीआर में ऐड करा था। यदि डिसमेंटलिंग का आइटम है तो डिसमेंटलिंग का आइटम भी आपका ऐड होगा। एक सेगनोरेज है, सेगनोरेज का अच्छी तरह आप समझते हैं कि सेगनोरेज किसे कहते हैं। जो भी हमारा खनिज है उसका जो बेसिक रेट है रॉयल्टी सहित, उसका 10% हम लोग जो अमाउंट निकालते हैं वहीं सेगनोरेज होता है। तो मैक्सिमम डीपीआर में ये लोग गलती कर देते हैं कि सेगनोरेज लोग ऐड नहीं करता है या लमसम रूप में देता है। तो आपको लमसम, चूंकि आप एजेंसी को तो कटौती कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं उसके क्वांटिटी के आधार पर, कितना आपका चिप्स का या सैंड का क्वांटिटी कंज्यूम हो रहा है, तो इस लिए उससे भी कंसल्टेंट से आप सेगनोरेज डिटेल्स में बनवाइए हर आइटम का। तो ये आपका सामान्य सार हुआ। उसके बाद आपका मेन आ जाता है बीओक्यू पोर्शन, एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट का। तो जैसे बताए कि उसमें वहीं 4 कॉलम रहेगा। पहला जो तो वहीं आपका पार्टिकुलर मतलब नेम ऑफ वर्क, उसके बाद उसकी यूनिट जो आइटम है उसका क्या है, पर एमक्यू है, पर मीटर स्क्वायर है, वो रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, रेट रहेगा और अमाउंट रहेगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जो जनरल एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट होगा उसके नीचे आपको एक पेज आपको लिखवा लेना है कि ये रेट जो है जो लिया गया है इस एस्टीमेट डीपीआर तैयार करने में, किस एसओआर से और कब से इफेक्टिव है। आप तो रिपोर्ट में लिखेंगे ही, लेकिन वो जनरल एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट के नीचे भी रहेगा कि रेट इफेक्टिव फ्रॉम डेटेड इतना, वाइड एसओआर, आरसीटी है आपका, आरडब्ल्यूटी के एसओआर। अब होगा बात बीओक्यू जब हो जाता है तो बीओक्यू की जो क्वांटिटी आपके पास आई है, उस बीओक्यू के क्वांटिटी का कैसे एस्टिमेशन हुआ है, ये एस्टीमेट वो तैयार करता है। लेकिन आपको जब तक खुद नहीं जानेंगे तब तक डीपीआर को आप चेक नहीं कर सकते। एस्टीमेट तो खैर जेई का सबसे मेन भाग है, और एस्टीमेट तैयार करने के लिए ब्रिज का आपको उसका ड्राइंग को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। जब तक आप ड्राइंग को नहीं समझेंगे आप सही ढंग से न एस्टीमेट चेक कर पाएंगे न एस्टीमेट बना पाएंगे। और इसके लिए है कि ड्राइंग का जितना ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, आपका सही ड्राइंग आप पढ़ पा रहे हैं, इसका एक ही टेस्ट है कि ड्राइंग को देखें आप आंख बंद करके, यदि उसका 3 डायमेंशनल फोटो आपके दिमाग में आ रहा है तो समझ के जाइए कि आपने ड्राइंग समझना शुरू कर दिया। वो तो आपका 2 डायमेंशनल सेक्शन दिया हुआ है, लेकिन आप उसका आइसोमेट्रिक व्यू आपके दिमाग में आ रही है तो मतलब आप ड्राइंग को समझ रहे हैं सही ढंग। तो उस ड्राइंग के आधार पर आपको इसका एस्टीमेट का क्वांटिटी तैयार जो किया है उसको चेक करना है। इसमें हमने एक चीज़ आप लोगों को दिया है ध्यान देने योग्य बात, जो चीज़ आपको देखनी है। जैसे हम लोग स्टील लाइनर का पाइल फाउंडेशन में प्रोविजन करते हैं, तो पाइल फाउंडेशन में भले ही आप काम करने के दौरान कट ऑफ लेवल के ऊपर तक एजेंसी डाल दे, लेकिन आपको पेमेंट करना है जो मैक्सिमम स्कावर लेवल और कट ऑफ लेवल के बीच का जो लेंथ है, उसी लेंथ का आपको एस्टीमेट करना है, वही पेमेंट करना है। हाँ, उसमें ध्यान देना है कि उसमें 50 mm चूंकि आपका वो पाइल रहेगा, वो पाइल कैप में इम्बेडेड रहेगा, तो उस पोजीशन में यदि लाइनर का वहाँ प्रोविजन है तो लाइनर भी आपका 50 mm इम्बेडेड रहना चाहिए।
फाइल कैश में। अब है कि जहाँ नदी में आप ब्रिज बना रहे हैं तो वहाँ पर आइलैंड का प्रोविजन देना होता है। तो आइलैंड के लिए कंसल्टेंट हो सकता है ऐसे ही आपका बना देते। जनरली आइलैंड हम लोग देते हैं पानी के डेप्थ के आधार पर। जो आपका LWL है, लोएस्ट वाटर लेवल है, और एग्जिस्टिंग जो बेड लेवल है, इसके बीच में यदि 1 मीटर से ज़्यादा डेप्थ आता है तो हम लोग 4 मीटर वाला जो आपका SOR में रेट दिया होगा 4-4.5 लाख रुपये ईच का रेट आता है, वो देना है। यदि 1 मीटर से कम पानी है वहाँ तो छोटा वाला आइलैंड देना है, लेकिन 5 मीटर से यदि ऊपर होता है तब तो वो अलग चीज़ है, फ्लोटिंग केसिंग के द्वारा उसका व्यवस्था करते हैं, ढलाई कराते हैं। तो आइलैंड क्या आपको चेक करना है DPR में, वो GAD के आधार पर, GAD में वो सब रहेगा कि इसका लोएस्ट वाटर लेवल क्या है और इसका ग्राउंड लेवल क्या है। उस आधार पर आपको देखिए कि वहाँ आइलैंड की ज़रूरत है कि नहीं, ज़रूरत है तो किस टाइप के आइलैंड की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ आ जाती है सर्विस रोड की। तो जहाँ आइलैंड का प्रोविजन नहीं है वहाँ सर्विस रोड भी नहीं देना है। बहुत कंसल्टेंट बनाते हैं, आप ही लोगों का WD का मैंने DPR देखा है जिसमें आइलैंड का प्रोविजन नहीं है लेकिन उसमें सर्विस रोड दिया हुआ है। सर्विस रोड बनाया जाता है टू रीच द आइलैंड। आइलैंड नहीं है, सर्विस रोड नहीं रहेगा। और यदि सर्विस रोड आइलैंड हम एक दे रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमारा 3 स्पैन का ब्रिज है और उसमें हम 2 आइलैंड दे रहे हैं, तो 2 आइलैंड में उसका लेंथ ऑफ सर्विस रोड जो रहेगा वो 2 पियर के बीच का लेंथ और 1 पियर एबर्टमेंट के आधा का लेंथ। आप मान रहे हैं कि एबर्टमेंट हमारा सूखा में है, हम इसके आधा दूरी तक नियम को पार करना पड़ेगा उस आइलैंड तक पहुँचने में। इसीलिए वो आधा डिस्टेंस है और बाकी स्पैन का डिस्टेंस, यही लेंथ ऑफ सर्विस रोड रहेगा। और दूसरा चीज है डिसमेंटलिंग ऑफ पाइल हेड। कि पाइल हेड जो हम लोग, जैसा सर ने बताया था, संजय सर ने, कि नीचे से जो आप पाइल फाउंडेशन में स्ट्रीमी पाइप से आप ढलाई करते आ रहे हैं तो लास्ट में वो नीचे का मड फ्लोट करके ऊपर आते चला जाता है। वो बहुत वीक कंक्रीट रहता है, तो उसको हमको तोड़ना है। जनरली हम लोग होटल तो 600 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको 1 मीटर तक भी हम लोग प्रैक्टिकली ढालते हैं। वो 1 मीटर का पेमेंट नहीं होगा, एस्टीमेट में प्रोविजन नहीं किया जाएगा। और यदि 25 मीटर का पाइप लेंथ है और ठेकेदार 26 मीटर ढालता है, आपको प्रेस करता है कि नहीं हमने 26 मीटर ढलाई की है, तो पेमेंट उसका 25 मीटर का नहीं होगा। पूरे हुए भाग का पेमेंट एस्टीमेट में नहीं दिया जाएगा। और दूसरा, अब वेल सिंकिंग जो कंसल्टेंट बनाकर दे रहा है, वो आप देखते होइएगा वेल सिंकिंग का जो रेट है एज पर सॉइल स्ट्राटा के हिसाब से जो SOR में रेट है, सैंड का अलग है, क्ले का अलग है। हो सकता है कंसल्टेंट गलत बना दिया हो, आपका थ्रू आउट 20 मीटर तक आपको सैंड आ रहा है, आप वो दे दिया रेट क्ले का। तो आप जब भी उसको चेक करेंगे तो सॉइल स्ट्राटा से वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो हमारा सिंकिंग का जो दिए हुआ है आइटम में इतना से इतना मीटर तक का ये रेट, उस मीटर में हमको एक्चुअली वो क्लियर है या नहीं। दूसरी चीज, जनरली एस्टीमेट में हम लोग देखते हैं कि पाइल लोड टेस्ट ये आइटम दिया हुआ रहता है और इसका POQ का भी पार्ट हो जाता है, जबकि इसका भुगतान एजेंसी को नहीं होना है, वो एजेंसी को खुद करना है। वो इसके कारण उसमें प्रोविजन है। और रूटीन लोड टेस्ट जो फाइल का करते हैं उसका अलग से कोई भुगतान उसका नहीं होगा एजेंसी का। इसलिए POQ में ये पार्ट होना ही नहीं चाहिए। जब आपका A में प्रोविजन दीजिए कि उसके कारण आपको पैसा मिल जाए, लेकिन जब PS के लिए तैयार कीजिए तो इस आइटम को काट दीजिए, इंक्लूड मत कीजिए फाइल लोड टेस्ट का। दूसरा चीज की जो डर्ट वाल है, पेडेस्टल है, ये दोनों का एस्टिमेशन जो होगा वो पेडेस्टल तो सीधा समझ रहे हैं, जैसे सर ने बताया कि जो भी आपका बियरिंग है उसके नीचे का पार्ट जो होगा वो आ जाएगा सब स्ट्रक्चर में।
लेकिन डर्ट वाला ऐसा चीज है जो आपका ऊपर के लेंथ तक चला है, हाइट तक चला जाता है, फॉर्मेशन लेवल तक जाता है, लेकिन फिर भी हम उस डर्ट वाल का एस्टिमेशन सब स्ट्रक्चर पोर्शन में करेंगे, ये करना है। दूसरा चीज अप्रोच रोड और बियरिंग पोर्ट। अप्रोच रोड और बियरिंग पोर्ट का जो भी क्वांटिटी रहती है उसमें रेनफोर्समेंट लगता है। जनरली आपका अप्रोच स्लैब में 50 kg पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से प्रोविजन रहता है और बियरिंग पोर्ट में 75 kg पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से। अप्रोच स्लैब में सीधा फार्मूला है, आप 12 mm का 150 सेंटर एक ऊपर का जाली देंगे, एक नीचे का 12 का देंगे और ढलाई कराएंगे। तो कहीं यदि कंसल्टेंट ने अप्रोच रोड का कंक्रीटिंग का भी आपका रेट क्वांटिटी दे दिया और उसका रेनफोर्समेंट का भी दे दिया, तो रेनफोर्समेंट का पेमेंट नहीं होगा, उस रेट में इंक्लूड है उसका। अच्छा, दूसरा चीज जो आप लोगों के यहाँ कंसल्टेंट गलती करता है कि जो भी डिसमेंटलिंग आइटम है उस डिसमेंटलिंग का केवल लमसम आपका क्वांटिटी दे देता है और उसी आधार पर BOQ भी अप्रूव हो जाती है, जबकि वो सब क्वांटिटी का कैलकुलेशन होना चाहिए। यदि आपका रास्ते में स्क्रू पाइल ब्रिज है जिसको उठा कर बनाना है, उसके लिए SOR में आइटम है, स्टील स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग का आइटम है, उस हर आइटम का काउंटिंग करके पाइल का और इसका वेट निकाल करके तब उसका डिटेल कंसल्टेंट को कहिए कि वो डिसमेंटलिंग का आइटम तैयार करें। उसके बाद जो फिल्टर मीडिया हम लोग देते हैं सब स्ट्रक्चर में, वो जो हमारा सब स्ट्रक्चर में जो एबटमेंट शाफ्ट है, एबटमेंट शाफ्ट के ही मतलब एबटमेंट कैप के नीचे तक जो फिल्टर मीडिया 600 mm ठीक देते हैं, रिटर्न वाल के पीछे भी देते हैं, तो उसका एस्टिमेशन 600 mm के हिसाब से किया जाएगा। और एबटमेंट और रिटर्न वाल के पीछे आपका वीप होल का प्रोविजन है, वो 1 मीटर सेंटर टू सेंटर एक स्टैगर्ड वे में देना है, तो वो लमसम के हिसाब से कुछ दे देगा। आपका छोटा सा पुल है, 150 का वीप होल दे दिया, तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि हाँ आखिर हमको इतना मात्र 2 मीटर का हमारा एबटमेंट हाइट है, तो उस हिसाब से हमको कितना वीप होल की आवश्यकता पड़ेगी, वो देख लीजिए। आप कंस्ट्रक्शन के टाइम में ध्यान देंगे कि वीप होल का जो भी उसका स्लोप होगा वो टुवार्ड्स रिवर रहेगा। ये नहीं कि मिस्त्री को दे दिए और टुवार्ड्स अप्रोच ही बना दिया आपका उसका स्लोप, तो वो आपको फायदे के जगह पर नुकसान करेगा। तो बुलेट करके अंदर जाता है तो रिवर साइड से निकल जाए। कृपया बाहर तभी जाइए यदि बहुत अति आवश्यक हो। ऐसा नहीं कि बाहर जाने को कहा गया है तो हर आदमी बारी बारी से उठ के जा रहा है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपसे कही, बार बार ये चीज़ें हम बुला के यहाँ नहीं बता पाएंगे आपको, तो ध्यान से सुनिए। अगर बाहर जाना अति आवश्यक है तो 2-4 मिनट के लिए जा सकते हैं। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए कोई किताब आपको नहीं मिलेगी ये सब समझने के लिए, इसलिए गौर से इसको नोट समझ लिया कीजिए। और DPR न समझेंगे तो न ढंग से आप वो काम करा पाएंगे, न आप DPR चेक कर पाएंगे। अब अगला किया जाता है रेट एनालिसिस। तो रेट एनालिसिस जो है उसमें आप SOR के आधार पर वो तैयार करके दिया है, उसमें समझ लीजिए कि रेट एनालिसिस में होता क्या है। हर आइटम जो भी आपका आइटम है उस आइटम का में क्या क्या यूज हो रहा है, जैसे मटेरियल यूज हो रहा है, उसमें लेबर लग रहे हैं, मशीनरी है, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसका कैरेज है, ये सब का एनालिसिस आपका किया हुआ रहता है और इस हिसाब से आप हर आइटम का रेट तैयार करते हैं। इसमें ध्यान देना है कि लोकल बालू का लीड जो हम लोगों का अपना SOR टीम तय करती है कि हमको पूरे बिहार में 3 किलोमीटर से ज़्यादा लोकल सैंड का लीड हम नहीं दे सकते हैं। इसमें 1 किलोमीटर पक्का रहेगा, 2 किलोमीटर कच्चा रहेगा। और ब्रिक्स के लिए वो 8 किलोमीटर है, जिसमें 7 किलोमीटर कच्चा और 1 किलोमीटर पक्का रहेगा। और इस सब का कैरेज कॉस्ट निकालने के लिए जूनियर इंजीनियर का पहला दायित्व है
कि आप लीड चार्ट बनाएं। उस लीड चार्ट में आपका जो ब्रिज साइट है, उस ब्रिज साइट से सोर्स तक किस मीन्स से आप मटेरियल ला रहे हैं। यदि ट्रेन से ला रहे हैं तो ट्रेन का शो कर दीजिए, फिर ट्रेन से आपका साइट तक बाई ट्रक आ रहा है, वो किलोमीटर दूरी आपको लीड चार्ट में रहनी चाहिए। जब तक आपका सही लीड चार्ट नहीं बनेगा, न सर ढंग से रेट बनेगा, न आपका DPR का अमाउंट सही बन पाएगा। ये करना जरूरी है। और लीड चार्ट में आप मेंशन कर दीजिए कि यदि वो दूरी 50 किलोमीटर आती है साइट तक, तो उसमें सरफेस रोड कितना है, अनसरफेस कितना है और कच्चा रोड क्या है, कि उसी हिसाब से कैरेज कॉस्ट निकाला जाता है। जो आपका हॉलेज चार्ज है सरफेस का, अनसरफेस का और इसका ही उसी के अनुसार निकलेगा। और ये सब के बाद आप लोग के यहाँ उसमें OHCP जोड़कर, और हमको ये बताए थे इंजीनियरिंग चीफ साहब सर कि आपके यहाँ OH और CP 20% ही दोनों मिला करके देना है। तो OH और CP जोड़ करके आपका फाइनल रेट तैयार हो जाएगा। अब है कि OH जो आप दे रहे हैं, ये समझना जरूरी है कि ओवरहेड चार्ज जो एजेंसी को आप दे रहे हैं, आखिर दे क्यों रहे हैं, उसको क्या क्या साइट पर सुविधा प्रोवाइड करनी है, ये समझना जरूरी है। उसमें साइट एकोमोडेशन विद जनरल साइट एमिनिटी, साइट पर लेबर के रहने का, आपके ऑफिस की व्यवस्था, ये सब एजेंसी को करना है। आपको बिजली पानी की सुविधा सही, आपको लेबर का कैंप उसको बनाना है। यदि बगल से कोई ट्रैफिक गुजर रहा है तो उस ट्रैफिक मैनेजमेंट उसको ही करना है। और बाकी जो सेफ्टी का अरेंजमेंट है, ये सब के लिए ही हम लोग उसको ओवरहेड दे रहे हैं, फ्री में ओवरहेड नहीं दे रहे हैं। इसके बाद जो अगला पोर्शन आता है कंप्लीट डिजाइन, जो कि आपको उतना समझने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में ड्राइंग। उसी डिजाइन के आधार पर आपका ड्राइंग तैयार हुआ। तो ड्राइंग में आप उससे क्या क्या आपको लेना है, जनरली वो लोग एक GAD दे देते हैं और बाकी उससे रिलेटेड आपको ड्राइंग दे देते हैं। आपको एक साइट मैप भी लेना है आपका, कि वहाँ पर जिस साइट पर आप वो ब्रिज बना रहे हैं, वहाँ का ब्रिज का क्या स्थिति है। पहले तो प्लेन केबलिंग से लोग बनाते थे, लेकिन अब उस अनुसार वहाँ साइट का फुल लोकेशन आपको दे दे। वहाँ TBM सर्वे के टाइम में उन्होंने कहाँ कहाँ फिक्स किया है, वो TBM का क्या वैल्यू है और लोकेशन क्या है। जनरली हम लोग बिजली के पोल पर या कोई पुराना स्ट्रक्चर है वहाँ पर सेट कराते हैं, वो सब का भी साइट मैप में जिक्र रहना चाहिए। उसके बाद आपको ट्रांसेक्ट वाक मैप चाहिए, कि जहाँ आप ब्रिज बना रहे हैं, आपका अप्रोच रोड जा रहा है, उसके आसपास कहाँ कहाँ आबादी है, बस्ती है, कुआं है, क्या है। मतलब वो देखने से आपका ऊपर वाले अफसर उस ट्रांसेक्ट वाक मैप को देख करके बिना साइट पर गए वो समझ जाएंगे कि हाँ, वहाँ जहाँ ब्रिज बना रहे हैं वहाँ का क्या क्या सिचुएशन स्थिति है। और ड्राइंग के साथ आपका वो हाइड्रोलिक डिटेल का भी वो देगा, जो ब्रिज अलाइनमेंट है वहाँ का क्या क्रॉस सेक्शन है, क्या HFL है, क्या LWL है, बेड लेवल, उसका क्रॉस सेक्शन आपको देगा। और जो उसने बोर कराया है, उस बोर चार्ट भी आपके पास वो DPR में लगा हुआ रहना चाहिए। ये चीज़ आपका कंप्लीट DPR का ये भाग हो गया। और एक चीज़ आप जो सर भी बता रहे थे, सबसे मेन जो ड्राइंग का भाग है पहला, वो जो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है, जिस GAD के आधार पर आप वहाँ काम पूरे पुल का अंदरूनी भाग को आप समझ लेते हैं कि क्या उसका कितना स्पैन का है, क्या है। उसमें जो नोट दिया रहता है, संजय सर ने भी बताया, उस नोट में देखिए कि ये सब चीज़ कंसल्टेंट बाकी और दे न दे, ये सब चीज़ मेंशन करके दिया है कि नहीं, कि जो हम कंक्रीट का ढलाई कर रहे हैं अलग अलग कंपोनेंट का, तो उसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है सबका। जैसे वेल फाउंडेशन में है तो सबका वेल कर्व का अलग ग्रेड होगा, स्टेनिंग का अलग होगा,
तो उसको वेल मेंशन रहना चाहिए उसका। उसके बाद किस स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो खैर वही है होता है। किस टाइप का बियरिंग का इस्तेमाल हो रहा है, बियर यदि इलास्टोमेरिक बियरिंग है तो उसका साइज हमको मेंशन करके दे दें। पेडेस्टल उस पर लगा रहा है तो पेडेस्टल का साइज हमको मेंशन रहना चाहिए DAT में। और हर रेनफोर्समेंट का फाउंडेशन में, सब स्ट्रक्चर में, सुपर स्ट्रक्चर में, तीनों में क्लियर कवर अलग अलग होते हैं, तो वो सब उसको मेंशन करके देना है। और आपका लैप लेंथ क्या है उसका भी जिक्र DAT में होना चाहिए। अब लास्ट में एक होगा कि DPR तैयार करने में क्या कनीय अभियंता अपना दायित्व का निर्वहन कर सकता है। पहली बात है कि जो कंसल्टेंट DPR बनाने के लिए दे रहा है, साइट पर जा रहा है, सबसे पहला काम है कि जूनियर इंजीनियर उस टीम के साथ खुद साइट पर मौजूद रहे। वो जब तक साइट पर नहीं जाएगा ढंग का DPR नहीं बन पाएगा। ब्रिज का जो अलाइनमेंट फिक्स हुआ है वो तो ऊपर वाले आपके असिस्टेंट इंजीनियर ये लोग रहेंगे, छोटी साहब लोग भी रहेंगे, वो लोग फाइनल करेंगे कि हाँ एक्चुअल क्या अलाइनमेंट हो। उस अलाइनमेंट पर क्या सर्वे वो कर रहा है, कहाँ कहाँ क्या लेवल वो ले रहा है। जनरली वो आर्बिट्री लेवल लेता है, कहीं वो MSL से कैरी करके वो लाता नहीं है, लेकिन जो भी वो आर्बिट्री DPM फिक्स कर रहा है वो अपने आस पास कहीं पर पेंट करा करके, मार्क करा करके अपने डायरी में भी नोट कर लीजिए। HFL बहुत आपके ग्रामीण सड़कों में, देहात में आप बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी है, छोटी छोटी नलन है, जहाँ का आपको HFL का पता नहीं है, तो उस गांव के जो भी आसपास जो बड़े बुजुर्ग मिले जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में देखा हो कि यहाँ कितना तक पानी आता होगा, उसका वही आपका आधार है, वो बन सकता है HFL के लिए। लेकिन ये LWL HFL ये सब आपके डायरी में भी नोट होनी चाहिए कि जब वो बना करके ला रहा है, आपका DPR का ड्राइंग बना कर दे रहा है, तो सही में जो आपने साइट पर देखा है वो LWL, वो आपका बेड लेवल, वो एक्चुअली में वहाँ पर ड्राइंग में है कि नहीं। उसके बाद सर्वे के बाद वो करता है सॉइल का टेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है वो। यदि आप नहीं जाएंगे तो कहीं का मिट्टी ला करके वो सॉइल सैंपल बना करके आपको दे देगा, और उसके वजह से आपका डिजाइन उल्टा हो जाएगा, पुल कमजोर होगा। जहाँ पर पाइल देना है वहाँ वेल देना है, वहाँ अपने पाइल दे दिया। तो जिस समय वो कंसल्टेंट का आदमी वहाँ सॉइल टेस्टिंग के लिए जा रहा है, वहाँ खुद आप अपने रहें और अपने सामने सैंपल कलेक्ट करवाएं और अपने सामने उस पर दस्तखत करके उसको लैब में भिजवा दें कि वो कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। जनरली माना जाता है कि जो पाइल फाउंडेशन हम कर रहे हैं, तो यदि हमारी अनुमानित डेप्थ 25 मीटर है, मोटा मोटी माना जा रहा है, तो उसे हमको 15 मीटर ज़्यादा तक का हमको सॉइल सैंपल लेना है। और उसके बाद है कि जो पहले आपको बताया कि वो लीड चार्ट विथ कैरेज आप उसको उपलब्ध करा दीजिए, और आपका सोर्स ऑफ मटेरियल क्या है, वो सोर्स ऑफ मटेरियल आप खुद देंगे कि जो कोर स्ट्रैंड है वो कोर स्ट्रैंड का नियरेस्ट आपका क्वेरी क्या है। यानी कि बना रहे हैं आप यहाँ पर और दे दे दूरी का, आपका बगल में कोडरमा का चिप्स यदि अप्रूव्ड है तो आपको पाकू का चिप्स दे दे, तो आपको वो क्वेरी भी आपको खुद ये करके उसको दे देना है। यदि वो गलत बनाया है तो आपको चेक कर लेना है। तो मेरे समझ से DPR से रिलेटेड मोटा मोटी मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई आपकी जिज्ञासा हो DPR में तो आप पूछ सकते हैं। इरिगेशन से लेंगे, लेकिन जो मेजर ब्रिज है, कोसी है, कमला है, उस पर यदि बना रहे हैं तब तो वो आपको दे देगा ही।
और वो HFL का जो देगा आपका डाटा, तो आपको पता करना होगा जब किस जगह से दिया है ना। यदि हर जगह इरिगेशन का नहीं रहता है, यदि बागमती में हम बना रहे हैं तो आपको दे देगा यहाँ तक का, क्या कहते हैं, हाया घाट का दे देगा। उससे आपको बनाना है 15-20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो वहाँ से फ्लाई करके आपको लेवल ले जाना होगा। लेकिन जो छोटा मोटा नाला है, एक क्वेश्चन हमें भी पूछना है। मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ एक तरफा बातें हो रही है, तो मैं कमलेश जी से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि GAD क्या है? हाथ के बल उठाएं। ये तो जब इन्होंने GAD पर ही सारा बात बताया। GAD पर और थोड़ा सा कितने लोग जानते हैं कि GAD में क्या इंफॉर्मेशन होता है? जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनमें से बताइए। तो हाँ, माइक दीजिए, जो जानते हैं वो बताएंगे। माइक दीजिए। हाथ किन्होंने बताया कि GAD में क्या इंफॉर्मेशन रहता है, कितने लोग जानते हैं? एक दीजिए, माइक दीजिए वहां पे। देखिए, आप लोग एश्योर्ड रहिए कि सेशन के बाद आपसे क्वेश्चन आंसर भी होगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो इधर से क्वेश्चन पूछा जाए। मोड में रहिए, अब बताया जाए। आवाज नहीं आ रही है। सर आना चाहिए कि GAD का फुल फॉर्म जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। इसका पर्पस क्या है? कितने लोग जानते हैं? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आप क्यों नहीं जानते हैं। इन्होंने जो बताया उसके कंटेंट में इसकी जानकारी थी कि नहीं, कि जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग क्या होता है? वही आधार होता है पूरे ब्रिज का। जब आप साइट पर जाएंगे तो पहला ड्राइंग शीट कौन होना चाहिए आपके पास? GAD। और GAD जब पहला शीट है तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आप देखेंगे? अरे भाई, सबसे पहले देखेंगे साइट का लोकेशन। एक कोना में बना रहता है कि आपका ये जो ब्रिज है इस नदी पे, इस साइट पे लोकेटेड है। आप उसके आधार पर वहां जाएंगे। इसके बाद फिर आपका ब्रिज का प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, ये 3 इंफॉर्मेशन रहेगा। आप लोगों ने, कितने लोगों ने जियोमेट्रिक ड्राइंग पढ़ी है? ड्राइंग कितने लोगों ने पढ़ा? आप लोग कहीं अभियंता है ना, ड्राइंग तो सब लोग पढ़ना जानते होंगे। प्लान में क्या रहता है? ये दीजिए जरा सा, किसी से सुने उधर से। अरे आप दीजिए, ये माइक दीजिए। टॉप व्यू रहते हैं सर। हेलो, किसी भी प्लान में जब हम GAD में जो मेन उद्देश्य होता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी काम को करते हैं, तो उसको अगर हम ऊपर से काट दे और हवाई जहाज से देखने पर जो जो चीज हमको दिखेगा वो हमारा GAD का मेन पार्ट है। एलिवेशन किसको कहते हैं? एलिवेशन हम समझते हैं सामने से। जी। सेक्शन किसको कहते हैं? सेक्शन। अब हम अगर उसको आरा या तिरछा जब काटते हैं प्लान को, और उसमें देखने पर जो जो चीज दिखता है हमको, अगर मान लीजिए ब्रिक का दीवार है या RCC का दीवार है, ठीक है, मैं समझ गया, आप जानते हैं। अब आप समझिए, जब करुणेश जी ने कहा और बताया कि जब ड्राइंग आप देखते हैं तो देखने का मतलब है कि उसका 3D व्यू और पर्सपेक्टिव व्यू आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। पूरा ड्राइंग, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको ड्राइंग देखने में केवल पेज लगेगा कि पेज में कुछ रेखाएं हैं, लेकिन जो टेक्निकल पर्सन है, जिन्होंने ड्राइंग की भाषा सीखी है, पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है,
साल, 2 साल, 4 साल, उनको क्या दिखाई पड़ना चाहिए ड्राइंग में? उसका 3 डायमेंशनल व्यू आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है? जीएडी में। यही तो बताने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। आप लोग इस चीज क्वेरी करिए आप ना। हम जानते हैं कि आप ब्रिज इंजीनियर अब बनने वाले हैं, आप थे नहीं, तब तो ये ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। यही तो अवसर है जिसमें कि आप खुल के पूछ सकते हैं। यहाँ तो एसीएस अभी नहीं है अभी कि आपको किसी बात का अभी भय होगा कि हमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। आप खुलकर क्वेश्चन पूछिए, आप नहीं जानिए तब भी पूछिए कि सर ड्राइंग क्या होता है। ऐसे भी लोग होंगे। ऐसे मैं बता दूं कि आप लोग एसीएस साहब के सामने बिल्कुल भय नहीं खाइए। सिखाने के लिए सर को कतई भय नहीं है। गलत काम से भय खाइए, सर से एक ही चीज से भय खाइए, गलत काम से, बाकी किसी चीज से भय मत खाइए। क्वेश्चन खाली आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है ना, खास करके जो कर्मेश जी ने इन्फॉर्मेशन दिया, वो किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी। और जितना भी शब्द इन्होंने बोला है वो इंजीनियरिंग के लिए क्या है? गोल्डन वर्ड्स। आपको ताली बजाना चाहिए इस पर। तो ये गोल्डन वर्ड्स को अगर आप नहीं लेंगे तो आप कैसे ब्रिज इंजीनियर कहलाएंगे? और कैसे आप देखिए, जैसा कि सरकार की जो अभी पॉलिसी है, सौभाग्य है कि जो पब्लिक एसेट बन रहा है, इतना बड़ा पब्लिक एसेट बन रहा है, उसके कर्ता धर्ता आप हैं, आपको जिम्मेवारी है। एक बात मैं और बता दूं, थोड़ा सा समय हाजिर दीजिए। एक बात और बता दूं, हमने डिस्कस भी किया था सेक्रेटरी सर से कि सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन सबसे हजार्डस प्रोफेशन होता है। हजार्डस का मतलब समझते हैं क्या? खतरनाक, घातक प्रोफेशन है। जैसे सीमा पर जब लड़ाई करने जाता है जवान, उसका प्रोफेशन क्या है? हजार्डस है, घातक है। माइंस में कोई जाता है, घातक। डरना नहीं चाहिए, आपका काम है। खुले दिल से आपको काम करना है। नॉलेज की कमी हो सकती है, उसके लिए पूरा विभाग आपके समक्ष है। नॉलेज गेन करिए और काम करिए। इस बात से नहीं डरिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो जा रही है, उसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम है। आज जो ये ट्रेनिंग का शुरुआत हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। और इसमें आप लोगों को अभी जो सेशन होगा, अलग सेशंस होंगे, उसमें आप लोग इस तरह से पार्टिसिपेट करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। जीएडी पर मैं एक लाइन बोल देता हूँ। जीएडी बेस है ड्राइंग का, उसमें प्लान एलिवेशन सेक्शन के अलावे उसमें हाइड्रोलिक्स डिटेल रहना चाहिए, डिस्चार्ज रहना चाहिए, ताकि देखकर आप देख सकें कि कहीं गलती तो नहीं है इसमें। उसमें फोर्सेस का जिक्र रहना चाहिए, किस ब्रिज में कौन कौन सा फोर्स लिया गया, कितना फोर्स लगेगा। सॉइल प्रोफाइल रहना चाहिए कि नीचे का स्टार्टर कैसा है ब्रिज का। ये सारा कंटेंट जीएडी का है। और जब उसको पढ़ लेंगे आप तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं सही ड्राइंग पढ़ रहा हूँ और सही ब्रिज बना रहा हूँ। अगर जीएडी आप नहीं समझ सके तो कहीं कोई समस्या है, उसको आपको सॉल्व करना होगा अपने हायर ऑथोरिटी के साथ मिल करके। चलिए, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा अगले सेशन में भी, आप लोग तैयार रहिएगा। 10 मिनट और करने जी डिलीवर करेंगे, सुन लीजिए। एक आइटम मेरा छूट गया था, कमेंसमेंट ऑफ ब्रिज। 10 मिनट का ही टाइम है, इसलिए मैं मोटा मोटी फाइल और वेल का ही बताऊंगा। पहले तो आप साइट पर जब आप जाएं, जनरली आपके यहाँ दिक्कत क्या हो रही है फाइल फाउंडेशन के काम करने में, कि यदि फाइल का डेप्थ दिया हुआ है 27 मीटर या 25 मीटर, तो जो भी हमारा ग्राउंड लेवल है, चाहे ऊंचा नीचा जो भी हो, उस जगह हर जगह वो 25 मीटर कर देना है फाइल, और ऊपर से 600 तोड़ करके पुल खड़ा कर देना है। तो जो शुरू में सर्वे के टाइम में आपने वो टीबीएम फिक्स किया है, उस टीबीएम के रिलेटिव जो आपके जीएडी में दिया होगा कि जो आपका वो फाइल कैप के नीचे वाला टॉप ऑफ फाइल जो है, कट ऑफ लेवल जो दिया हुआ है, उस डेप्थ वो लेवल के हिसाब से आप बगल में एक टीबीएम फिक्स कर लीजिए। जो आपने सर्वे के टाइम में कहीं दूर रखे हुआ है,
वहाँ से ले आकर के जहाँ जो आपका 2 पियर पॉइंट है या 5-6 स्पैन का ग्रीव है, तो 2-2 पियर के बीच में एक जगह उसको फिक्स कर दीजिए कि जिस टाइम में आप फाइलिंग करने लगे उस टाइम में उसके रेस्पेक्ट में आप डेप्थ नापिए कि कितना हमको डेप्थ नीचे तक जाना है। तभी आपका पुल सही डेप्थ तक आप फाइल कर पाइएगा या पुल का आपका हाइट सही ढंग से हो पाएगा। आपके पास साइट पर सब अप्रूव ड्राइंग तो चाहिए ही। एजेंसी से आप साइट पर अपना सब लैब सेट करवा दीजिए। लैब में कम से कम ट्यूब टेस्ट के लिए वो मशीन, ट्यूब टेस्ट मशीन वहाँ रखवाइए। एक ग्रेडिंग के लिए शिफ्ट एनालिसिस के लिए वो रखवा लीजिए। एक स्लम्प जांच के लिए एक स्लम्प कोन रखवाइए। और मशीनरी ना रखें, ये 3 इक्विपमेंट आपके साइट पर आना चाहिए। क्या कि ढलाई के टाइम में आप जब कंक्रीट तैयार होकर के आ रहा है तो आप स्लम्प चेक कर सकें कि सही है या नहीं है। दूसरा चीज़, वेल के बारे में अब हम आपको मोटा मोटी कुछ बता दे रहे हैं। वेल में जब भी हम आइलैंड बनाते हैं तो आइलैंड का डाया इतना रखिए कि आप उसका वर्किंग स्पेस आपको मिल सके। आइलैंड हमेशा जो भी वाटर लेवल है उससे कम से कम 500 ऊपर रखिए। और जब हम लेआउट कर लेते हैं तो लेआउट के टाइम में आपको ध्यान देना है कि रेफरेंस पॉइंट आप फिक्स कर लें। वो रेफरेंस पॉइंट आपको बाद में उसके शिफ्ट मत की जांच करने में आपको मदद करेगा। और हर लिफ्ट के बाद आपको एक लिफ्ट ढलाई के बाद आप जब सिंकिंग करते हैं, सिंकिंग के बाद आपका उसका टिल्ट शिफ्ट की जांच आपको रखनी है। और साइट पर एक टिल्ट शिफ्ट रजिस्टर रखना है, उससे आपको वेरीफाई करते जाना है, उसमें एंट्री करते जाना है। यदि आपका एलाउएबल शिफ्ट से ज़्यादा हो जा रहा है या टिल्ट कितना होता है एलाउएबल टिल्ट 1/80, शिफ्ट 150 mm, इससे यदि ज़्यादा हो रहा है तो हम जो अरेंजमेंट करना होगा वो अरेंजमेंट करेंगे। दूसरा चीज़ ध्यान देना है सिंकिंग के टाइम में कि जनरली वो जो ग्रैब से मट्टी निकालता है कोई आपका स्टेनिंग के बगल में ही खड़ा कर जमा कर देगा, ढेर कर देगा। वैसा कभी मत होने दें। ठीक है, तत्काल उठाएगा वहाँ रखेगा, कोशिश करें कि उसके चारों ओर हम रखवाएं। यदि एक ओर रखता है तो उसको तुरंत डिस्पोज करा दें वहाँ से, क्योंकि एक साइड में आपका वेट बढ़ जाएगा तो कुआं आपका टिल्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये ध्यान देना है। उसके बाद आप जब ये करते हैं वेल स्टेनिंग में, जब वेल कर्व की आपने पहला तो काम किया, कटिंग एज रखा। कटिंग एज के बाद नक्शा देखेंगे, आप लोग नए आदमी हैं, देखिएगा वेल का सबसे नीचा पार्ट जो होता है वेल फाउंडेशन का, वो कटिंग एज होता है, जो कि एंगल या प्लेट से बना होता है। वो इसका जो IRC नॉर्म्स है कि 40 kg पर मीटर से कम इसका वेट नहीं होना चाहिए। तो यदि वो कंसल्टेंट बना कर दे रहा है तो मोटा मोटी उतना डिजाइन न जानते हैं तो इतना तो समझिए सकते हैं कि सही एंगल प्लेट लगाया है कि नहीं। उसका एंकरेज जो है वेल कर्व के रेनफोर्समेंट से भली भांति होना चाहिए। और कटिंग एज एक बार में यदि 6 मीटर डाया है तो आप मिला लीजिए पाई डी कितना उसका लेंथ हो जाएगा, 22 मीटर से ज़्यादा होगा तो उतना 12 मीटर का ही हमारा प्लेटे आता है या आपका एंगल आता है, तो उस सब को जोड़ कर बनाता है। तो जहाँ भी जोड़ रहा है वहाँ हमको 600 साइज का स्प्लाइस हमको लगवाना है विथ वेल्डेड एंड बोल्टेड, ये दोनों होना चाहिए। कहीं कटिंग एज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सिंकिंग के दरमियान नीचे कोई पत्थर आ गया, कुछ आ गया, यदि कमज़ोर कटिंग एज है तो वहीं डैमेज हो जाएगा, आपका कुआं का सब फेलियर हो जाएगा। इसीलिए कटिंग एज पर ध्यान देना है। कटिंग एज के बाद हम वेल कर्व की ढलाई करते हैं। वेल कर्व को जब हम सिंकिंग करेंगे तो मैनुअली करेंगे, बेसिक चीज़ है वो। पहले ये नहीं कि मशीन से हम क्रेन से शुरू कर दिए। वेल कर्व की सिंकिंग मैनुअली होगी और वेल कर्व के ऊपर मात्र 2 मीटर से ज़्यादा का लिफ्ट हमको, फर्स्ट लिफ्ट 2 मीटर से ज़्यादा नहीं डालना है। फिर उसके बाद जब हमारी सिंकिंग होती चली जाएगी तो हम 2 लिफ्ट 3 लिफ्ट डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि हमारा जो डाया ऑफ वेल है
उससे ज़्यादा हमारा ज़मीन से ऊपर खारा नहीं हो सके। 8 मीटर का डाया है तो हमारा जो स्टेनिंग है ग्राउंड लेवल पे वो 8 मीटर से ज़्यादा ढलाई नहीं हो सके, नहीं तो वहीं आपको टिल्ट की संभावना बढ़ जाएगी। यही सब केयर रखना है। जब हम बॉटम प्लगिंग करा रहे हैं तो उसके टाइम में हम क्या सम्प बनाएंगे। सम्प जो भी होगा वो जो वेल कर्व का डाया है उसका 6ठा भाग होगा, उतना का हमारा सम्प तैयार होगा। प्लगिंग में कोशिश करना है कि सम्प तैयार हो और तुरंत हम ढलाई शुरू कर दें, या तो प्लगिंग बॉक्स से कीजिए या ड्रीमी पाइप से कीजिए। प्लगिंग का काम कंटिन्यूएशन में होगा, कहीं भी बीच में रुकावट नहीं होगी। वो एडिशनल वहाँ लेबर टीम रखिए कि वो काम ये नहीं हो। फिर जब आपने प्लगिंग कर दिया तो प्लगिंग के 7 दिन से पहले आपको सैंड फिलिंग नहीं करना है, 7 दिन बाद में सैंड फिलिंग करना है। यही मोटा मोटी चीज़ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। ये जितने भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैं ये सभी आपके कार्य प्रमंडल के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आप सब वहाँ से ये सभी पीपीटी ले सकते हैं। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूँगा प्रोफेसर आशीष कुमार MIT मुजफ्फरपुर से। उनका विषय है इंट्रोडक्शन टू GAD एंड साइट लेआउट। जैसा आपने देखा कि अभी DPR प्रिपरेशन पर अगर आपने प्लानिंग सही ढंग से कर ली है तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, GAD पे चर्चा हुई है, प्लस जो साइट पे लेआउट है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं अगर आपको सही और स्पीडी कंस्ट्रक्शन करना है। तो GAD भी होना चाहिए और लेआउट भी सही ढंग से होना चाहिए।